गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीजे के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके क्लास 12th की न्यू सेशन की रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री तथा ग्रामर की सारी टॉपिकों को कवर करवा रहा हूँ, जिसमें मैं आपके प्रोज के पहले चैप्टर तथा पोएट्री के 2 चैप्टर और सप्लीमेंट्री के 1 चैप्टर को हिंदी एक्सप्लेनेशन तथा उसके शॉर्टर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को मैंने पहले ही अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जहाँ से आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ क्लास 12 प्रोज न्यू सेशन 2024-25 तथा क्लास 12 पोएट्री न्यू सेशन 2024-25 तथा क्लास 12 सप्लीमेंट्री न्यू सीजन 2024-25 के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, जहां से आप सारी वीडियो को आप देख सकते हैं और आशा करते हैं आप उन सारी वीडियो को देख चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग की हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर। लॉस्ट स्प्रिंग में दोस्तों ये चैप्टर 2 भागों में बटा हुआ है, यानी इस चैप्टर में आपको 2 स्टोरी देखने को मिलेगा। पहली स्टोरी है समटाइम आई फाइंड रुपीन इन गार्बेज। इसकी समरी पूरी कहानी मैंने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है तथा आज है मैं इसके 1 to 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन को बताऊंगा। ये खत्म हो जाने के बाद मैं लॉस्ट स्प्रिंग के दूसरे पार्ट को शुरू करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। हमारा आज क्या टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसके राइटर का नाम है एनएस जंग। ठीक है, इतनी बातें पहले आप याद रखिएगा। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग का जो पहला स्टोरी है उसका नाम है समटाइम आई फाइंड ए रुपीज इन द गार्बेज। क्या नाम है? समटाइम आई फाइंड ए रुपीज इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाता है। कभी कभी मुझे गार्बेज में होता है कूड़ा करकट, कभी कभी मुझे कूड़े करकट में 1 रुपये मिल जाता है। आपके पहले चैप्टर का ये नाम था। आइए इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। पहले पैराग्राफ को लिखा है वाई डू यू डू दिस, वाई डू यू डू दिस। तुम यह क्यों करते हो, तुम यह क्यों करते हो। आई आस्क साहब, मैंने साहब से पूछा कि तुम यह क्यों करते हो। हु मिस, जिससे आई एनकाउंटर, मेरा सामना हो जाता है। एवरी मॉर्निंग मिस, प्रत्येक सुबह। स्कॉचिंग मिस, खोजते हुए। फॉर गोल्ड मिस, पैसों को। इन द गार्बेज मिस, कूड़े के। डंप मिस, ढेर में, कूड़े के ढेर में। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के। यानी मैंने साहब से पूछा कि तुम यह क्यों करते हो, जिससे मेरा सामना मेरे बगल में कूड़ों के ढेर में पैसे खोजते हुए रोज सुबह मुझसे हो जाता है। क्या कहेंगे? मैंने साहब से पूछा कि तुम यह क्यों करते हो, जो मुझे हर सुबह मेरे पड़ोस के कूड़ा फेंकने के स्थान पर धन मांगते या ढूंढते हुए मिल जाता है। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहब ने बहुत पहले ही अपने घरों को छोड़ दिया है। साहब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया है। सेट एटमिस द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे मैदानों को। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, यानी उसने ढाका के हरे भरे मैदानों को तथा उसका घर अब उसकी स्मृति में या उसकी याद में दूर दूर तक नहीं है। कहने का मतलब ढाका के हरे भरे मैदान तथा उसका घर अब उसकी यादों में दूर दूर तक कहीं नहीं है। ठीक है, देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे, वहाँ कई सारे तूफान आते थे। दैट मीन्स की स्वेप्ट अवे मीन्स बहा ले जाते थे। देयर फील्ड मीन्स उनके खेतों को, एंड होम्स मीन्स घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उससे बताती है। उसकी माँ यानी साहब की माँ उससे बताती है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे तूफान आते हैं जो उसके घर तथा उसके खेतों को बहा ले जाते हैं। दैट्स वाई दे लेफ्ट, यही कारण था कि उन्होंने छोड़ दिया। लुकिंग फॉर द गोल्ड्स, धन की तलाश में। इन द बिग सिटी वेयर ही लिव नाउ, धन की तलाश में वे बड़े शहरों में आ गए और यहाँ पर रहने लगे।
धन की तलाश में वे बड़े शहरों में आ जाते हैं और यहाँ पर रहने लगते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। वह इधर उधर देखते हुए कहता है कि मेरे पास इसके अलावा और कुछ करने को नहीं है। साहब इधर उधर देखते हुए कहता है, या कहें तो इधर उधर देखते हुए बड़बड़ाता है कि मेरे पास कुछ इसके अलावा और कुछ करने को नहीं है। मटर मिस होता है दोस्तों बड़बड़ाना। साहब कहता है, इधर उधर देखते हुए बड़बड़ाता है कि मेरे पास इसके अलावा और कुछ करने को नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं और आगे क्या बचा है दूसरे पैराग्राफ में। देखिए लिखा है, गो टू स्कूल आई से ग्लैडली। मैंने धारा प्रवाह में बोल दिया स्कूल जाया करो। ठीक है, मैंने उससे धारा प्रवाह में, यानी बात बात हो रहा था, बात बात में ही मैंने उससे साहब से कहा कि स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, जिससे उसके बाद मुझे तुरंत ये एहसास हुआ कि मेरी सलाह कितना खोखला था। यानी मैंने धारा प्रवाह में साहब से बोल दिया कि स्कूल जाया करो, और उसके बाद मुझे ये प्रतीत हुआ कि मेरा ये सलाह कितना खोखला था। खोखला होने का मतलब दोस्तों कि एक ऐसी सलाह जो मैं खुद नहीं पूरा करना चाहती। ठीक है, देयर इज नो स्कूल माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वेन दे बुलेट वन, जब वे बनाएंगे आई विल गो, मैं चाहूँगा। मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब कोई उस स्कूल बनाएगा तब मैं चाहूँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, यदि मैं स्कूल शुरू करूँ तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने मजाक के मूड में कहा। यदि मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे, मैंने थोड़ी मजाक भरे अंदाज में पूछती हूँ उससे। ठीक है, और उसके बाद देखिए वो क्या कहता है, लिखा है एसमिस हाँ, ही सेज, उसने कहा। स्माइलिंग ब्रॉडली, वह खुलकर मुस्कुराते हुए कहता है हाँ। वह खुलकर मुस्कुराते हुए कहता है हाँ। ए फ्यू डे, कुछ दिनों बाद। ए फ्यू डे लेटर, कुछ दिनों बाद। आई सी, मैंने देखा। ही मिस, उसे। रनिंग अप टू मी, मेरी तरफ आते हुए। ठीक है, कुछ समय बाद मैंने उसे अब मेरी तरफ आते हुए देखा। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। कुछ समय बाद मैंने उसे अपनी तरफ भागते हुए देखा और वो पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। इट्स टेक्स लॉन्गर टू बुल्ड ए स्कूल, कहता है स्कूल बनने में काफ़ी समय लगता है। इट टेक्स लॉन्गर टू बुल्ड ए स्कूल, आई से एम्बेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट, मैंने एक ऐसा वादा उससे कर दिया था जिसको मैं खुद पूरा करना नहीं चाहते थे। वो मैंने उससे कहा कि स्कूल बनने में बहुत समय लगता है, और मैंने उससे एक ऐसा वादा कर दिया था जो मैं खुद उसे पूरा करना नहीं चाहती थी। बट मिस, लेकिन प्रॉमिस लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसी सलाह अबाउंड इन द एवरी कॉर्नर हिज ब्लिक द वर्ल्ड, इस पूरे संसार में पड़ी हुई है। कह रहा है एनिसन कहती हैं कि मैंने उससे एक ऐसा वादा कर दिया था जो मैं खुद पूरा नहीं करना चाहती थी, किंतु मेरे जैसे वादे उसके फीके संसार के हर कोने में पड़े हैं। यानी वो एक ऐसे समाज से बिलोंग करता है साहब कि उससे ऐसे झूठे वादे तो लगभग सभी किया करते हैं। ठीक है, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीने बाद उसे जानने पर। क्या लिखा है दोस्तों, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों उसको जानने के बाद। आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। यानी महीनों तक उसको जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहब ए आलम, ही अनाउंस, और उसने बताया कि उसका नाम साहब ए आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इज मीन, वह नहीं जानता था कि इसका क्या मतलब है। वह नहीं जानता था कि इसका क्या मतलब है। यानी महीनों के बाद, महीनों उन लोगों को जानने के बाद मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है साहब ए आलम। वे अपने नाम का पूरा मतलब नहीं जानता है। इफ मिस यदि, ही नो मिस जानता है इट्स मीनिंग, यदि वह इसकी मीनिंग जानता है। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड का स्वामी। ही वुड हैव ए हार्ड बिलीविंग इट, यदि वह इसका मतलब जानता कि साहब ए आलम का मतलब होता है ब्रह्मांड का स्वामी, तो उसे वह बड़ी मुश्किल से इस पर विश्वास कर पाता। क्या, यदि वह जान पाता कि उसके नाम का अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी, तो उससे इस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता। अनअवेयर ऑफ दैट हिज नेम रिप्रेजेंट, वह जानता नहीं था कि उसका नाम क्या दर्शा रहा है।
ही रूम्स वो घूमा करता था द स्ट्रीट्स मीन्स गलियों में विथ हिज फ्रेंड मीन्स अपने दोस्तों के साथ। वह गलियों में अपने दोस्तों के साथ घुमा करता था। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट जो बिना चप्पलों के क्या होती एक फौज हुआ करती थी। बस जो बिना चप्पलों के लड़कों का फौज हुआ करता था। हु अपीयर जो प्रस्तुत होते थे या जो आते थे लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स सुबह के पक्षी की तरह एंड डिसअपीयर एट नून और दोपहर को गायब हो जाते थे। यानी वे सब एक बिना चप्पलों के चलने का एक फौज हुआ करता था, लड़कों का एक समूह हुआ करता था जो एक सुबह पक्षियों की तरह आते थे और दोपहर होते होते गायब हो जाया करते थे। ओवर द मंथ महीनों बाद आई हैव कम टू रिकग्नाइज इस ऑफ देम महीनों बाद मैं उन्हें पहचानने लगी थी। महीनों से मिलते रहने के कारण मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी थी। लिखा है वाई आर यू नॉट वेयरिंग चप्पल तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन मैंने उनमें से पूछा, मैं उनमें से एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ ही आंसर सिंपली वो बड़ी साधारण से उत्तर देता है कि मेरी माँ उन्हें ताड़ जिसे अटारी कहा जाता है उससे नहीं उतारती है। मेरी माँ वो बड़ी सिंपल से या साधारण से जवाब देता है कि मेरी माँ उसे ताड़ या अटारी से नहीं उतारती है। आगे क्या है दोस्तों देखिए इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर हु इज wearing shoes that do not match दूसरा जिसने एक अलग अलग तरह के जूते को पहन रखा था यानी एक पैर में अलग और एक पैर में अलग यानी एक दूसरा लड़का जिसने बेमेल जूते पहन रखा था वह कहता है कि यदि वो उतार भी देंगे तो हम उसे क्या करेंगे फेंक देंगे, हम चप्पल नहीं पहनेंगे। यदि हम हमारी माँ उसे उतार भी देंगे तो हम उसे नहीं पहनेंगे फेंक देंगे। ठीक है विन मिस जब आई कमेंट ऑन इट ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग और जब मैंने एक दूसरे बच्चे पर कमेंट किया या कुछ टिप्पणी की तो वह अपने पैरों को घसीटता है और कुछ बोलता नहीं है। कहने का मतलब फिर जब मैंने उन बेमेल जूतों पर टिप्पणी की यानी जो अलग अलग तरह के जूतों को पहना हुआ था तो वह इधर उधर पैरों को घसीटता रहता है और कुछ नहीं खाता। अब देखिए क्या लिखा है दोस्तों आई वॉन्ट शूज मुझे जूते चाहिए। सी इज ए थर्ड बॉय हु वॉज नेवर ऑन ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ मुझे एक जूते चाहिए जो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी एक जोड़े जूते नहीं खरीद पाया था। ठीक है एक तीसरा लड़का जिसके पास जीवन में कभी जूते नहीं हैं रहते वह कहता है कि मुझे जूते चाहिए। एक तीसरा लड़का जिसके पास जीवन में कभी जूते नहीं थे वह कहता है कि मुझे जूते चाहिए। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटी ऑन विलेज देश भर में घूमते हुए और मैंने शहरों व गांव की सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। यानी देश विदेश की यात्रा करते हुए मैंने गांव तथा शहर में बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी यह पैसों की कमी के कारण नहीं है बट मिस लेकिन ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट बल्कि बिना चप्पलों के या नंगे पैर रहना उनकी एक परंपरा बन गई है। इस वन एक्सप्लेनेशन एक वर्णन करता है। ठीक है इस वन एक्सप्लेनेशन आई वंडर इफ इट्स द ओनली क्या लिखा है आई वंडर इफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए प्रैक्टिकल स्टेट ऑफ पॉवर्टी कह रहा है कि नंगे पैर रहना औचित्य को सिद्ध करना एक अस्पष्टीकरण कारण है। मैं हैरान हूँ कि क्या सतत ठीक है गरीबी की दशा की व्याख्या करने के लिए एक बहाना नहीं था। मैं खुद ही हैरान था ठीक है या हैरान हूँ कि गरीबी की दशा की व्याख्या के लिए उनका एक ये बहाना नहीं है। यानी कवि इस राइटर इसलिए हैरान है कि उनके पास गरीबी का बहाने करने का ये साधन नहीं था। ठीक है बल्कि वो वास्तव में वे लोग गरीब थे। ऐसे दोस्तों अब चलते हैं चौथे पैराग्राफ की तरफ। देखिए क्या लिखा है आई रिमेंबर मुझे याद आता है ए स्टोरी एक कहानी ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी मुझे एक कहानी याद आती है जो उडुपी के एक व्यक्ति ने एक बार मुझे सुनाई थी। मुझे एक कहानी याद आती है जो उडुपी के एक व्यक्ति ने मुझे एक बार सुनाई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल जब वो लड़का था तो वह स्कूल जाते समय एक पुराने मंदिर के पास से गुजरा करता था।
जो वह एक लड़का था जो स्कूल जाते समय पुराने मंदिर के पास से गुजरा करता था, वेयर हिज फादर वॉज ए प्रिस्ट, जहाँ पर उसके पिता पुजारी रहते थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और वह एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। वह थोड़ी देर पर मंदिर के लिए ठहरता वह थोड़ी देर मंदिर पर ठहरता और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता। ठीक है। क्या आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक कहानी याद आती है जो उडुपी के एक व्यक्ति ने एक बार मुझे सुनाई थी। ठीक है। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास एन ओल्ड टेम्पल, जब वो लड़का हुआ करता था, ठीक है, जब वो छोटा हुआ करता था, तो वह स्कूल जाते समय एक मंदिर से पुराने मंदिर से होकर गुजरता था। वेर में हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिता पुजारी हुआ करते थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, वह कुछ देर के लिए मंदिर पर रुकता है और जूतों के लिए प्रार्थना करता है, एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता है। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उस शहर का दौरा करती हूँ या उस शहर में जाती हूँ। द टेम्पल मीन्स मंदिर में, उस शहर और मंदिर पे जाती हूँ। विच वॉज ड्रॉन इन एयर और डिसोलेशन, जो पूरी तरह से क्या हो चुका था, बंजर हो चुका था या उजाड़ हो चुका था। 30 साल बाद मैं उस जगह पर जाती हूँ जो पूरी तरह से उजाड़ हो चुका था। इन द बैकग्राउंड, पीछे की तरफ, वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, पीछे की तरफ जहाँ नया पुजारी रहता था। ठीक है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, और वहाँ पर लाल तथा सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड ए ग्रे यूनिफॉर्म, wearing socks and shoes, arriving panting and threw his school bag on a folding bed. Panting में होता है हाफते हुए, कहते हैं मतलब स्लेटी रंग स्लेटी रंग के पोशाक में एक मोजे पहने और जूते पहना हुआ, स्लेटी रंग के ड्रेस में तथा मोजे और जूते पहना हुआ एक छोटा लड़का हाफते हुए आता है और अपना बस्ता फोल्डिंग के पलंग पर फेंक देता है। भूरे रंग के ये ड्रेस को पहने हुए, जूते मोजे को पहने हुए एक लड़का आता है हाफते हुए, जो फोल्डिंग के पेज पर अपने बैग को फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की तरफ देखकर, आई रिमेंबर, मुझे याद आता है, द प्रेयर ऑफ अनदर बॉय एंड मेड द गॉडेस वेन हेट ही फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, उसे देखकर मुझे उस बच्चे की प्रार्थना याद आती है जो एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना किया करता था। अंततः उसे एक देवी की कृपा से या भगवान की कृपा से उसे एक जोड़ी जूते मिल जाते हैं। ठीक है। कहने का मतलब, लड़के की तरफ देखते हुए वह प्रार्थना याद आई जो एक दूसरे लड़के ने उस समय देवी से की थी। अंततः एक जोड़ी जूते उसे मिल जाते हैं। लेट मी नेवर लूज देम, मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड दिस प्रेयर, भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग वॉज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ फॉर शूज, अब पुजारी के पुत्र की तरह छोटे लड़के भी जूते पहन रखे थे। बट मिस, लेकिन मैनी अदर लाइक द रैकपिकर्स, लेकिन बहुत सारे कूड़ा पहनने वाले इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूजलेस, अब भी क्या थे, बिना चप्पलों के थे। लेकिन अभी भी बहुत सारे कूड़ा बिनने वाले मेरे पड़ोस में, बहुत सारे कूड़ा बिनने वाले अभी भी क्या थे, बिना चप्पलों के थे। तो दोस्तों ये था चौथा पैराग्राफ। आइए पाँचवें चलते हैं, पाँचवा और आज के वीडियो का लास्ट पैराग्राफ। इसके बचे हुए पैराग्राफ को दोस्तों मैं कल की वीडियो में समाप्त कर दूंगा। ठीक है। मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे और आपके ऊपर भार भी ना पड़े। ठीक है। माई इक्विपमेंट्स मीन्स परिचय विद द बेयर फुट रैपिकर्स मीन्स कूड़ा नंगे पैर कूड़ा बिनने वालों से। लेट्स मी मीन्स मुझे ले जाता है टू ए सीमापुरी में सीमापुरी के पास, यानी नंगे पैर कूड़ा बिनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी के पास ले जाता है। ए प्लेस ऑन द प्रेवेरिटी ऑफ दिल्ली एट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेट्रोपोल के, एक ऐसा स्थान जो दिल्ली की सीमा पर तो लगा था लेकिन दिल्ली से कई मीलों दूर स्थित था। एक ऐसा स्थान जो दिल्ली की सीमा पर स्थित था लेकिन दिल्ली से कई किलोमीटर दूर था। दोज हु लिव हियर, जो यहाँ पर रहते थे, आर स्क्वाटर मीन्स अवैध तरीके से, हु कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो भी यहाँ पर गैर कानूनी बसिंदे रहा करते थे वो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। जो भी यहाँ पर अवैध तरीके से रहा करते थे वो 1971 में बांग्लादेश से आए हुए थे। साहेब फैमिली इज अमॉन्ग देम, साहेब का परिवार भी उन्हीं में से एक था। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डलेस,
सीमापुरी उस समय एक पीरियड बंजर हुआ करता था, एक खाली स्थान हुआ करता था। इज स्टिल इज, यह अभी भी खाली है। व्हाट मीन्स लेकिन, इट इज नो लॉन्गर, लेकिन अब ये नहीं है। एम्प्टी मीन्स खाली। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड tarpaulin, devoid of sewage, drainage of running water, live 10,000 ragpickers। कहने का मतलब टीन और तिरपाल के नालीहीन और जल पूर्ति विहीन कच्चे घरों में लगभग 10,000 कूड़ा बिनने वाले रहते थे। कहने का मतलब टीन और तारफिन के नालीहीन जलपूर्ति विहीन कच्चे घरों, मड लिखा ना, तो कच्चे घरों और में लगभग 10,000 कूड़ा बिनने वाले रहते थे। ठीक है। दे लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, जो यहाँ पर 30 सालों से ज़्यादा बिना किसी पहचान के रहा करते थे। जो यहाँ पर 30 सालों से ज़्यादा बिना किसी पहचान के रहा करते थे। विदाउट परमिट्स हो गया। बट मिस लेकिन विथ राशन कार्ड, राशन दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर, लेकिन उनके पास राशन कार्ड होने से उनका नाम वोटर लिस्ट पे आ गया था। लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और जिससे वो अनाज खरीद सकते थे। लेकिन उनके पास राशन कार्ड था जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया था और जिससे कारण वे अनाज खरीद सकते थे। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एनी आइडेंटिटी, किसी भी पहचान से जीवन जीने के लिए किसी भी पहचान से ज़्यादा भोजन जरूरी है। जीवन जीने के लिए या जीवन को बिताने के लिए किसी भी पहचान से ज़्यादा भोजन जरूरी होता है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। यदि दिन के अंत में हम अपने परिवार को खाना खिला सकते हैं। एंड गो टू बेड विदाउट एन एसिंग स्टमक, और यदि बिना पेट में दर्द हुए यदि वो बिस्तर पे जा सकते हैं। वी वुड रेदर लिव मोर देन इन द फील्ड दैट गिव अस नो ग्रेन, तो हम इस स्थानों पर रहना पसंद करेंगे उसके सिवाय जो हमें कोई अनाज नहीं दिया करता था। यदि हम दिन के अंत में अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं और बिना दर्द पेट में दर्द हुए बिस्तर पे जा सकते हैं, तो हम इन्हीं स्थानों पर रहना पसंद करेंगे सिवाय उस स्थानों के जो हमें कोई अनाज नहीं देते थे। से एक ग्रुप ऑफ वुमेन, महिलाओं का एक समूह कहता है, इन टेरेड साड़ी, जो फटी हुई साड़ियों पहने हुए थे। वो फटी हुई साड़ियों का पहने हुए समूह की एक महिला कहती है, वेन मिस, जब आई आस्क्ड देम, जब मैंने उनसे पूछा, वाई मिस क्यों, वाई मिस क्यों, दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, जब मैंने उनसे पूछा कि वे अपने हरे भरे मैदानों और नदियों को क्यों छोड़ दिए हैं। वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स एंड दे बिकम देयर ट्रांजिस्ट रूम, जहाँ कहीं भी वे भोजन पाते हैं वे वहाँ वे अपना अस्थायी घर बना लेते हैं। जहाँ कहीं भी वे भोजन पाते हैं वहाँ वे अपना ये अस्थायी आवास या घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इन्हीं में बड़े होते हैं। बिकम पेरेंट्स इन द सर्वाइवल्स, और इसी में अपना जीवन बिताते हैं। एंड द सर्वाइवल इन द सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में जीवन बिताने का मतलब है कि कूड़े बिनना। सीमापुरी में जीवन बिताने का मतलब है कि कूड़े बिनना। थ्रू द ईयर मीन्स कई सालों से। इट एक्वायर्ड द फेवरेट्स ऑफ फाइन आर्ट, कई सालों से यह उनकी एक ललित कला का भाग बन चुका था। कई सालों से वर्षों की अवधि में इसने एक ललित कला का रूप ले लिया था। गार्बेज टू देम इज ए गोल्ड, ठीक है, कूड़ा उनके लिए सोना या धन संपत्ति था। कूड़ा उनके लिए सोना या धन संपत्ति था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, जो उनके रोज के लिए रोजी रोटी थी, जो उनके लिए रोज का रोजी रोटी थी। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, ठीक है, और उनकी रोज की रोटी थी और उनके सिर पर छत था। ठीक है। इवन इट इज़ ए ब्लिंकिंग रूफ बट फॉर ए चाइल्ड इज इवन मोर, भले ही ये एक टपकती ही छत क्यों ना हो, किंतु एक बच्चे के लिए यह छत कहीं भी ज़्यादा है। यदि कहने का मतलब ये जो कूड़ा करकट हुआ करता था उन लोगों के लिए, जो बड़े लोग थे उनके लिए एक धन या संपत्ति से कहीं ज़्यादा था, क्योंकि वह इनके रोज के जीवन जीने का साधन था और इनके ऊपर एक छत था। वह छत भले ही क्यों ना टपकती हुई हो, लेकिन बच्चों के लिए यह छत इससे भी कहीं ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए अब 4 पैराग्राफ हैं, तो पहले पार्ट का तो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं चलूँगा इसकी कहानी के दूसरे पार्ट्स में। आइए एक छोटा सा मोटिवेशन कोर्स लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। कहने को तो दोस्तों
आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अभी से टारगेट बना लीजिए और उस पे लगे रहिए। आपको लाख मुसीबत आएगी लेकिन आप उस पे लगे रहिएगा। आपको इंग्लिश में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा और उसका रिप्लाई भी ज़रूर दूँगा। दोस्तों, अगर हमारा ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।